So in the last lecture we discussed about Mendeleev's periodic table. We are done with almost 3/4 of the chapter. We are done with Dobereiner's triads. First of all, we are done with why classification system is needed. Then we discussed about the classification on the basis of metals and non-metals की जो एलिमेंट्स हम लोगों को थोड़े बहुत हार्ड नजर आ रहे थे या फिर जिनकी एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्टिविटी थी. वैसे रिएक्टिविटी तो नहीं इंक्लूड की गई थी, बट हम लोगों ने सिर्फ नेचर जो ऑब्जर्वेशन था उसी के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया कि वो मेटल है या नॉन मेटल है. देन उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ट्रायड ऑब्जर्व हुआ था. फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने क्लासिफिकेशन सिस्टम पे थोड़ा काम करना शुरू किया था, दैट वाज डोबेराइनर्स ट्रायड्स. तीन ट्रायड्स दिए थे उसने. दे वर नेम्ड ए बी सी रिस्पेक्टिवली. और क्योंकि एलिमेंट्स उसके अंदर ज्यादा इंक्लूडेड नहीं थे, प्लस जितने अवेलेबल थे उस पर फॉलो अप नहीं हो रहा था, इसकी वजह से वो जो ट्रायड था वो यूज नहीं हो पाया. Then came the second scientist respectively called as Newland. तो न्यूलैंड ने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, जो कि हमारे म्यूजिक सिस्टम के ऊपर बेस था. सारे गामा पादा निसा के बेसिस पे था. और उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो उसके अंदर फिट ही नहीं बैठ रहे थे. देयर वर मेनी एलिमेंट्स दैट वर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड, बट क्योंकि वो उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया. देन अगर मैं कहूं तो सबसे बेनिफिशियल पीरियोडिक टेबल जो था दैट वाज गिवन बाय मेंडलीव. मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत ही ब्यूटीफुल था. द रीजन बिकॉज उनके पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और कॉलम्स गिवन थे. सेकेंड, उनके पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी का जो लॉ था वो फॉलो हो रहा था अप टू कोबाल्ट एंड निकल. मतलब कोबाल्ट एंड निकल का केस जो था हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो उल्टा था, क्योंकि कोबाल्ट के बाद निकल डाला गया है, लेकिन कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू निकल. तो वहां पर एक प्रॉब्लम थी. अदर देन दैट मेंडलीव ऑल्सो ट्राइड टू इंक्लूड दी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. मतलब उन्होंने केमिकल रिएक्शंस और ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया था. उनके अलावा बाकी किसी साइंटिस्ट ने केमिकल रिएक्टिविटी पे इतना ध्यान नहीं दिया था. बट yes, these were the main reasons why Mendeleev periodic table were very beautiful according to most of the people. एंड प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम पहली बात तो कोबाल्ट निकल की मैंने बताई कि उनके खुद की पीरियोडिसिटी को उनका खुद का पीरियोडिक टेबल ही एक्चुअली लॉ को डिफाई कर रहा है. अदर देन दैट एलिमेंट्स उस टाइम पे कुछ बीच में गैप्स छोड़े गए थे. अगर आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें गैप्स है छोटे छोटे. तो गैप्स को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि गैप्स क्यों छोड़े गए हैं. बट देयर वाज आल्सो वन प्लस पॉइंट दैट मेंडलीव प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ what we say existence of noble gases. We have discussed that, but I'm just taking a revision of that कि मेंडलीव ने गेस किया था, या फिर उसने गेस नहीं बस उसने प्रिडिक्ट किया था कि देयर आर गोइंग टू बी एलिमेंट्स विच विल बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, जो कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, बट दे डू एग्जिस्ट. हमारे पास पूरा का पूरा एक कॉलम या फिर पूरा का पूरा हमारे पास ग्रुप एग्जिस्ट करेगा. तो हाँ, मतलब मैंने पीछे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है, एंड दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1969. अब आप अगर थोड़ा रिसर्च के फिर थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो इसके बारे में 1969 1970 थोड़ा बहुत है, लेकिन 1969 में ये सबसे प्रॉपरली मॉडिफाई किया गया था बाय हेनरी मोजली. एंड द लास्ट डिस्कवर्ड एलिमेंट ऑफ दिस होल पीरियोडिक टेबल. अब ये पीरियोडिक टेबल पूरा भर चुका है. अगर आप नोटिस करेंगे तो वी डोंट हैव एनी स्पेस इन दिस एरिया. वी डोंट हैव एनी स्पेस. तो सबसे लास्ट एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है ऑर्गेनासियम, ये वाला एलिमेंट डिस्कवर हुआ है 2002 में. तो 2002 एंड दिस इज 2022. इट्स बिन 20 years एंड वी आर स्टिल स्टडिंग अबाउट दैट एलिमेंट. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसको देने की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी? पहली चीज तो सारे के सारे लॉज जो थे, सारे के सारे जो प्लेसमेंट्स थी वो एटॉमिक मासेस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं थे. हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमेशा कंसिडरेशन में लेकर नहीं चल सकते हैं, बिकॉज इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंसेस इन अदर फिजिकल एस्पेक्ट्स. टेम्परेचर चेंज होता है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर थोड़ा बहुत वैरी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ पोल एंड द अदर एरियाज, तो मासेस अगर चेंज होंगे और अगर मासेस कंटिन्यूसली चेंज होंगे तो हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. सो उससे थोड़ा बेटर और उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड जो अप्रोच था वो था हेनरी मोजली का. हेनरी मोजली का मॉडिफाइड अप्रोच ये था कि हेनरी मोजली टुक द फैक्टर विच इज नेवर गोइंग टू चेंज, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब अगर आप कोई एलिमेंट, अगर आप कोई एटम देखते हैं, तो अगर मैं स्पेसिफिकली हीलियम बनाती हूँ, लेट्स ड्रॉ द एटम ऑफ हीलियम. तो ये रहा मेरे पास उसका लेट्स सपोज न्यूक्लियस, और ये रहा उसका फर्स्ट शेल. अब आप लोगों ने जो पहली चीज आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो शेल के रिगार्डिंग पढ़ा हुआ है.
अब हमें ये चीज पता है कि अगर ये न्यूक्लियस है, मैं इसको N से डिनोट करती हूँ, तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, विच सिंपली एक्सप्लेन्स कि थोड़ा जितना पूरा का पूरा जो मास होता है ना, जैसे हम लोगों ने रदरफोर्ड की थ्योरी ने जिसने एक्सप्लेन किया था बाय द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड ने कि जो भी पूरा का पूरा मास होता है किसी भी एटम का, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है ऑन द न्यूक्लियस पार्ट ना. अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस में पूरा का पूरा मास बेस्ड है, और अगर बात की जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में रोटेट या फिर सिंपली कह सकते हैं कि रिवॉल्व कर. हीलियम बना रही हूं तो आई विल बी ओनली एबल टू शो 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स ही होते हैं सिर्फ. तो अगर हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो मास जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बेसिस पे है, लेकिन ये पूरा का पूरा फिजिकल एस्पेक्ट है. तो यहाँ पर हमारे पास एक एस्पेक्ट जो है वो कभी चेंज नहीं होगा. अभी इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस तो चलता ही है. वी नो दैट केमिकल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड और लॉस्ट. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा है एंड न्यूट्रॉन जो है वो सिर्फ मास को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक क्वांटिटी है जो कि कभी नहीं चेंज होने वाली है, एंड दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, लेट्स अज्यूम कि अगर किसी को रिएक्शन करना भी है, तो अगर किसी को रिएक्शन करना भी है तो, और सपोज किसी का इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं. हाइड्रोजन बड़ा अच्छा एग्जांपल है इस केस में, क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है. वी डिड सी हाइड्राइड्स, हम लोगों ने हाइड्राइड्स का केस देखा है मेंडलीव के केस में. तो अगर मैं हाइड्रोजन का एटम बनाती हूँ, तो हाइड्रोजन के पास गिन के एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो भी एक ही आएगा. अब सपोज ये रहा उसका न्यूक्लियस और ये रहा उसका फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल का नाम होता है हमारे पास K, मैं इसके ब्रैकेट में K लिख देती हूँ. सो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास लास्ट में, एंड इसके पास गिन के एक ही प्रोटॉन है. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, हाइड्रोजन डू नॉट हैव न्यूट्रॉन्स. हाइड्रोजन डू नॉट हैव न्यूट्रॉन्स. इसको एकदम से रट लो, बिकॉज ये बहुत अगर आप आगे जाके केमिस्ट्री को अगर और अच्छे से पढ़ेंगे, 11th-12th के केसेस में पढ़ेंगे, तो हम लोग वहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन, एक वर्ड यूज होता है. तो उसमें प्रोटॉन जो है ना वो स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए यूज होता है. मैं अभी शो करती हूँ, मैं बताती हूँ कैसे यूज होता है. सो हमारे पास सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है. अब हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो होगा सिंगल 1, क्योंकि उसके पास एक ही प्रोटॉन है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 आ रहा है क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. सपोज हाइड्रोजन लूजेस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. सपोज हाइड्रोजन लूजेस इट्स वन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन. अगर वो 1 एंड ओनली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उसके पास क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा. तो जब हम कहते हैं, अब कोई अगर कोई चीज किसी को देता है, सपोज मैंने अगर किसी को हेल्प की है, तो मेरे ऊपर क्या चार्ज आएगा? आई एम अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन. तो आई बी कंसिडर्ड एज अ गुड पर्सन बिकॉज आई एम हेल्पिंग समबडी टेक्निकली. तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब लूज किया जाएगा तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्लस प्रोटॉन बचा हुआ है. तो हाइड्रोजन आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन बिकम्स H+. एंड H+ का मतलब, अब आप H+ अगर नोटिस करेंगे ना, तो H+ मतलब कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है. देखो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मैं हटा चुकी हूँ. अब पूरे के पूरे एटम के पास गिन के क्या बचा है? सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचा हुआ है. तो इसीलिए H+ को जो है वो प्रोटॉन कहा जाता है. इन मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वहां पर प्रोटॉन, H+ को प्रोटॉन कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, एंड न्यूट्रॉन तो उसके पास है ही नहीं अवेलेबल. सो उसको प्रोटॉन कहा जाता है. ये हो गई थोड़ी सी डिस्कशन और बेसिक कंसेप्ट. अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना वो डिजाइन कैसे किया गया. अब डिजाइन में इसकी प्रॉब्लम नहीं थी. लेट मी टेल यू, हेनरी मूजली के लिए मेंडलीव बहुत अच्छा काम ऑलरेडी करके जा चुके थे. दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई पर्सनली लव्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, बिकॉज मेजर वर्क वाज डन बाय हिम. मेजर जो स्पेसिफिकेशन थे, मतलब ये पीरियड्स देना, ये ग्रुपिंग करना, ये मेजरली करके जा चुके थे वो ऑलरेडी. सो कहीं ना कहीं टेक्निकली सिर्फ हेनरी को क्या करना था? हेनरी मूजली जस्ट हैड टू प्लेस द एलिमेंट्स विद अ मोर स्पेसिफाइड और मोर ऑफ परफेक्ट आइडिया. तो हेनरी ने क्या लिया? हेनरी ने लिया हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को उसने क्या किया? हमारा बेसिस लिया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ऑल्सो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं थे,
इसके बैकग्राउंड थ्योरी में बहुत सारी चीज है, बहुत सारे ग्राफ्स निकाले गए थे, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ्स निकाले गए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे टू चेक वेदर दिस प्लेसमेंट इज करेक्ट और नॉट। बिकॉज हम जिस एरा में हेनरी मोजली था उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंटेशन काफी अच्छी हो गई थी, तो इनके लिए काफी इजी था बाकी सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली डेटा निकालना। इससे पहले इतना इजी नहीं था, इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब चेक करते हैं कि इसका प्लेसमेंट कैसा है। अब एक चीज, सिंपल सी चीज नोटिस करेंगे ना आप, तो ये देखो मैंने हाइड्रोजन को ना इधर डाला हुआ है बीच में, हाइड्रोजन को मैंने पीरियोडिक टेबल से बाहर डाला हुआ है। जब आप गूगल करते हैं पीरियोडिक टेबल तो आपको बहुत सारे पीरियोडिक टेबल ऐसे मिलेंगे जहां पर हाइड्रोजन को इसके यहाँ पर मतलब लिथियम के ऊपर डाला हुआ है, और बहुत सारे ऐसे मॉडर्न और बहुत सारे ऐसे पीरियोडिक टेबल मिलेंगे जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन अलग से दिया हुआ है। अब मैं रीजन बताऊंगी कि अलग से क्यों दिया हुआ है। हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आए हैं कि हाइड्रोजन थाली का बैंगन है। That simply means that hydrogen resembles the property of this first group also and this 17th group also. This 17th group also. Just count the number of groups. If you count the number of groups, this is the first group and this is the 17th group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. We totally have 18 groups in the modern periodic table. अब इनको क्या कहते हैं पहले मैं वो बताऊंगी। आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मेंशन है, बट आई जस्ट हैव लाइक गिव यू कि व्हाट आर दीज एक्चुअली कॉल्ड। इन ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, इनको क्या बुलाया जाता है। सो आपके पास जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप होता है ना, ये हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल है, दीज आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। दीज आर कॉल्ड एज अल्कली। इनको अल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो अल्कली वर्ड जो है ना, ये बेस की तरफ का वर्ड है। देन इसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर दीज एलिमेंट्स मेजरली आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोर क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट से इसको मतलब अर्थ के कह सकते हैं माइनिंग प्रॉपरली की जाती है इन एलिमेंट्स की, तो इसी वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। And again, alkaline simply means that these elements show a basic behavior when reacted with oxides or simple oxygen or hydroxides. Then ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना आपका, ये जो 3rd से लेकर 12 तक है, ये 3 to 12 थोड़ा सा खिचड़ी होगा यहाँ पर, बट साथ में लिखते जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं थोड़ा रब कर दूंगी, इजी हो जाएगा। सो 3 to 12 को ना एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत छोटा था। उसने लास्ट 8 जो हमारे पास 8 था, यस 8 वाला जो हमारे पास ब्लॉक था, उसमें उसने ट्रांजिशन एलिमेंट्स डाला था और उसमें कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट्स उसने प्लेस करके रखे थे। बट अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे तो देखो कितना बड़ा है ये। देखो जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट वाला ग्रुप है वो कितना ज्यादा मतलब हेवी ग्रुप है ये। सो इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मैंने बताया था कि इनको ट्रांजिशन कहा क्यों जाता है। लाइक एज यू हैव ऑलरेडी, अभी बहुत ट्रेंडिंग है ये सारी चीजें। मतलब आप लोग टिकटॉक वगैरह, टिकटॉक तो गया वैसे, रील्स वगैरह देखते हैं तो ट्रांजिशन वीडियोस होते हैं कि पहले क्या थे और अब क्या है, और ये जो रेगुलर आपका ट्रांजिशन रहता है। सो यहाँ पर ट्रांजिशन मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी देखो कितना स्मार्ट है। सो यहाँ पे ट्रांजिशन का मतलब है दैट दीज आर प्योर मेटल्स। अगर मैं इनको बताऊँ ना, दीज आर वेरी 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 प्योर मेटल्स। ये हमारे पास बहुत प्योर मेटल्स है और ये हमारे पास प्योरली नॉन मेटल्स है। हाँ, इसमें एक मेटलॉइड का पूरा सेक्शन है, मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर मेटल से नॉन मेटल की तरफ का जो ट्रांजिशन है ना, वो जो ब्रिज है, वो ब्रिज बनाने का काम यहाँ पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कर रहा है। सो टेक्निकली इनको ट्रांजिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सच में ट्रांजिशन दिखा रहे हैं। ये मेटल से नॉन मेटल के बीच का जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, उस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये काफी अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। आप इसकी जो केमिस्ट्री है वो आपके 12th क्लास के 8th चैप्टर में है, तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं कि मेटल्स से नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी जो वेरिएशन आती है वो ये बहुत वो कैसे आने वाली है। दे एक्सप्रेसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स दैट दे फॉर्म। सो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। देन ये आपका 13 ग्रुप है। 13 ग्रुप को बोरॉन फैमिली कहा जाता है। ठीक है, अब इसको बोरॉन फैमिली क्यों कहते हैं? इसको बोरॉन फैमिली इसलिए कहा जाता है, अब देखो, अब इसको लिथियम फैमिली बोल सकते हो, बेरिलियम फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली एंड हीलियम फैमिली। इनको फैमिली क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके घर की बात की जाए तो घर में जो सबसे सुपीरियर मेंबर होता है जनरली दैट इज द फादर। सो फादर इज रिप्रेजेंटिंग द होल फैमिली।
सो फादर की जैसे कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वैसे ही हम अज्यूम करते हैं कि उनके बच्चों की भी कैरेक्टरिस्टिक होगी, उनकी बची हुई फैमिली की भी सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी. सो हम जब इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब ये है दैट दीज एलिमेंट्स आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर फैमिलीज. मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होंगी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी जो मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो इनका पूरा का पूरा ग्रुप फॉलो करेगा. फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं तो इनकी वैलेंसी की प्रॉपर्टी जो होती है ना वो एकदम ट्रूथफुली फॉलो होती है. मतलब जो पहला वाला एलिमेंट जो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे की पूरी फैमिली को, उसका जो वैलेंसी होता है वो पूरा का पूरा ग्रुप फॉलो करता है. एंड इट इज वेरी वेरी ट्रू. मतलब आप इसकी प्रॉपर्टी कहीं भी पढ़ेंगे तो जैसे बोरॉन का हमारे पास वैलेंसी होती है दैट इज +3 जो कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. एल्यूमिनियम भी सेम दिखाएगा, गैलियम भी सेम दिखाएगा, इंडियम भी सेम दिखाएगा, थोरियम भी सेम दिखाएगा. ये सब सेम दिखाएंगे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बिकॉज दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. So I hope I'm clear about the representative elements that they are going to represent or they are going to explain that how the whole group is going to act. Then इसको कार्बन फैमिली कहते हैं. ठीक है, कार्बन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपके पास कार्बन एंड कंपाउंड्स का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो कार्बन फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड. देन दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फैमिली, एज यूजुअल नाइट्रोजन फैमिली. And this oxygen family is specifically called as chalcogens. Actually सारे के सारे फैमिली को नाम है, बट मैं आपको मेजर बता देती हूँ कि इनको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं. तो जो 16th ग्रुप है इनको कैल्कोजेंस कहते हैं. अब कैल्कोजेंस में एक वर्ड है कैल्क, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूंगी ना तो इजी हो जाएगा. या सो इसमें स्पेसिफिकली हमारे पास एक वर्ड है विच इज कॉल्ड एज कैल्क. एंड कैल्क मीन्स underlying what we can say underlying waste और जो किसी एक मिनरल के साथ जो फालतू का जो हमारे पास मटेरियल गैंगियो पार्टिकल्स रहते हैं ना, गैंग पार्टिकल्स से गैंगियो पार्टिकल्स वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंसिएट इट, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कैल्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. इन द सेंस अगर हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर एलिमेंट है और उसके सराउंडिंग में अगर कुछ वो किसी कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंपाउंड का फॉर्म हमें सपोज आयरन चाहिए और आयरन अगर आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो ऑक्साइड जो है उसको हम कैल्क कहेंगे बिकॉज इट इज नॉट नीडेड बाय अस. इट इज नॉट नीडेड बट बहुत कॉमनली है. आप लोगों को आप कभी भी जब एक्सट्रैक्शन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो एक्सट्रैक्शन में कभी भी नोटिस करना हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टिकल्स है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेजर फॉर्म्स में जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं आपके जो ओर और मिनरल्स होते हैं वो होते हैं कार्बोनेट्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स. तो अगर बात की जाए कार्बोनेट्स की तो कार्बोनेट्स को हम लोग रोस्टिंग से सेपरेट करते हैं एंड सल्फाइड्स जो होते हैं उनको हम लोग व्हाट वी कैन से कैल्सिनेशन से सेपरेट करते हैं. सो अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इनको कैल्कोजेंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑक्सीजन एंड सल्फर, नीचे वाले भी सेम तरीके से शो करते हैं, बट ऑक्सीजन एंड सल्फर आर मेजर कैल्क्स इन दी एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस. ये बहुत मेजर कैल्क है. मतलब जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेजरली ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इसी वजह से इनको कैल्कोजेंस नाम पड़ गया है. देन ये जो 17th ग्रुप है दीज आर कॉल्ड एज हैलोजेंस. मुझे ये मिटाना पड़ेगा एक्चुअली, कैल्कोजेंस वर्ड जो है ना मुझे मिटाना पड़ेगा. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज हैलोजेंस. हैलोजेंस These are called as halogens because इनके अंदर जो भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको वो हैलाइड्स होते हैं. जैसे हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिड. आयोडीन तक हैलोजन है, एसिड एंड टेलोरियम ये नहीं है. आयोडीन तक हमारे पास जो है वो हैलोजेंस में इंक्लूड किए जाते हैं, हैलाइड्स बोलते हैं उनको. देन वी हैव लास्ट ग्रुप 18th ग्रुप. 18th ग्रुप थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल भी एटीट्यूड में रहने वाले लोग हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस. इनको नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स कहा जाता है. नोबल क्यों? नोबल मतलब कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं है. दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनीबडी. दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट. बट वी हैव कंपाउंड्स ऑफ xenon एंड radon. वी डू हैव कंपाउंड्स ऑफ xenon एंड radon. लेकिन वो क्योंकि बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ, मैं बताऊंगी कि इनके कंपाउंड्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बट बता देती हूँ कि xenon और radon के कंपाउंड्स एग्जिस्ट इसलिए करते हैं बिकॉज they are reacting with very electronegative element. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे ना. पहले इस पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं.
Now these are called as the lanthanums and these are called as the actinides. मतलब इनको lanthanides और इसको actinides कहा जाता है. ये lanthanum है और ये actinium है. तो lanthanides and actinides जो होते हैं उनको periodic table से बाहर क्यों निकाल दिया गया? बहुत easy है. इनको बाहर इसलिए निकाला गया क्योंकि ये बैठ नहीं रहे थे. मतलब ये जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे ना, इनकी प्रॉपर्टी इनके रिप्रेजेंटेटिव से बैठ ही नहीं रही थी, प्रॉपर्टी आ ही नहीं रही थी, इनकी मैच ही नहीं हो रही थी. ये दोनों के दोनों कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ये दोनों के दोनों कुछ इस एरिया में एग्जिस्ट करता है. ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और फिर इनको स्प्रेड करके यहाँ पर लिखा गया है. ओके, या सो इनको स्प्रेड करके एक्चुअली यहाँ पर लिखा गया है. तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है उनमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. रेडियो एक्टिविटी मीन्स दे आर केपेबल, दे आर वेरी वेरी केपेबल ऑफ एमिटिंग दी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स. वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एग्जिबिट करने के बहुत ज्यादा केपेबल होते हैं. एंड फर्दर मोर अगर बात की जाए तो इन एलिमेंट्स की बहुत केमिस्ट्री बहुत अलग है. इनकी केमिस्ट्री बहुत ही वियर्ड हो जाती है. इनका सेपरेशन टेक्निक वियर्ड हो जाता है. इनका प्रॉपर्टी और एबिलिटी टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बहुत डिफरेंट हो जाता है. इसीलिए इन लोगों को पीरियोडिक टेबल से बाहर निकालने टेक्निकली देखा जाए तो बेनिफिशियल है. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं. मैं यहाँ I cannot remove the whole periodic table because I have to explain some properties also. So I am just trying to maintain that it does not gets disturbed. चलो, so electronegative elements क्या होते हैं? पहली बात इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. नेगेटिव सिंपली मीन्स कि किसी से कुछ छीनने वाले लोग. हम जानते हैं ना, हम जैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में या फिर हम लोग जब एलिमेंट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वी अज्यूम दैट इफ सम एलिमेंट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स तो इट इज गोइंग टू हैव एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. अगर कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और अगर कोई किसी से इलेक्ट्रॉन छीनता है तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा. आप सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि that thing or that element is very very negative in nature. Negative simply means it is going to abstract electron from somebody. For example, अगर मैं किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे से चॉकलेट छीन लेती हूँ तो I am going to be the negative person. So मैंने क्या किया, मैंने छीना उस चीज को, उस बच्चे से मैंने उस चीज को छीना. वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं which gains electrons, which gains slash abstract इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं या फिर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर मैं आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में बताऊं तो वो है फ्लोरीन. फ्लोरीन जो है वो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. दैट सिंपली मीन्स फ्लोरीन विल वेरी इजिली एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनीबडी. उसको छीनने का, उसे छीना बहुत पसंद है. वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीन के अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा. एंड अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात की जाए, इफ यू कैन काइंडली राइट दीज डाउन विथ मी. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर स्पेसिफिकली एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन. क्योंकि ऑफ कोर्स मैं किसी को जब दूंगी कुछ चीज तो मैं क्या हो जाऊंगी, पॉजिटिव हो जाऊंगी. इफ आई एम हेल्पिंग समबडी, इफ आई एम ट्राइंग टू गिव, और किसी सपोज मैंने उस बच्चे से चॉकलेट छीन लिया और अगर मैं वापस उस बच्चे को चॉकलेट देती हूँ तो पहले तो मैं नेगेटिव हो गई, बट अगर मैं एक चॉकलेट के साथ एक और चॉकलेट मिक्स करके अगर मैं उसको दूंगी तो वो बड़ा खुश हो जाएगा. सो आई एम गोइंग टू आई एम एक्टिंग एज अ पॉजिटिव पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम. सो विच लूजेस, मतलब मैंने लूज कर दिया ना, मैंने उसको दे दिया, विच लूजेस इलेक्ट्रॉन. So if I'm giving somebody electron, I'm acting as a positive person और positive element. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. अब अगर इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो उस पे आता है नेगेटिव चार्ज और अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज. जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन के केस में देखा, हाइड्रोजन के पास जिनके एक ही इलेक्ट्रॉन था उसने वो भी लूज कर दिया तो उसके ऊपर क्या आया, H+ आया. वैसे ही अगर F, अगर यहाँ पर फ्लोरीन अगर आप नोटिस करेंगे तो फ्लोरीन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट या फिर गेन करता है, फ्लोरीन जब अपने नॉर्मल स्टेट में है ना, जब फ्लोरीन अपने नेचुरल स्टेट में है ना तो उसके पास उतने 9 ही इलेक्ट्रॉन्स है.
पर अगर वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास प्रोटॉन तो 9 है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 10 हो जाएगा, तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो उस एक नेगेटिव चार्ज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं. So that is how one electron is getting abstracted and how that is how the minus charge is coming on the fluorine atom. Okay, so now this is all about the modern periodic table. इसके अलावा इसके बारे में कुछ songs भी हैं, मतलब अगर आपको इसको याद करने के लिए songs बनाने हैं तो आप प्लीज बनाइए. सबसे कॉमन songs तो हमारे पास यही है. एक्चुअली हाइड्रोजन को बीच में यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख के लोगों ने सॉन्ग बनाया, हेलीना की रब से फरियाद, ये बहुत कॉमन सॉन्ग है. उसके बाद ये रहा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इवन दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स. देन वी हैव बैंगन आलू गाजर इन थैला नहीं. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन सॉन्ग्स, बट ट्रस्ट मी इफ यू मेक योर ओन सॉन्ग्स उसको याद रखना ज्यादा आसान है. तो अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करनी थी, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन. अब ऐसा तो नहीं है कि एवरीबडी इज परफेक्ट, सो दैट इज द सेम लॉ दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन हेनरी मूसलीज पीरियोडिक टेबल ऑल्सो. इवन हेनरी मूसलीज पीरियोडिक टेबल इज नॉट 100% एक्यूरेट. एक्यूरेट का सिंपल अगर आप मैं वर्ड एक्यूरेट यूज करती हूँ तो एक्यूरेसी इज दी ऑलमोस्ट द परफेक्ट, मतलब एक्यूरेसी का आप ऑलमोस्ट परफेक्ट कह सकते हैं. सो अगर बात की जाए तो हेनरी मूसली की पीरियोडिक टेबल में भी गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि हाइड्रोजन की प्लेसमेंट ही डिसाइड नहीं हो रही है. अब देखते हैं क्यों प्रॉब्लम है. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 है, और ये के शेल की बात कर रहा है. अगर आप लोगों ने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो के शेल की कैपेसिटी पता होनी चाहिए. के शेल की कैपेसिटी होती है हमारे पास 2 की. अब हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को लूज भी कर सकता है, जैसे कि वो कंपाउंड बनाता है HCl के साथ. देखते हैं कैसे बनाता है. देखो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा क्लोरीन. क्लोरीन के पास होता है -1 चार्ज, हाइड्रोजन के पास होता है +1. That simply means that hydrogen is going to lose 1 electron and that electron will be gained by chlorine. So इस तरीके से हमारे पास बनता है HCl. या फिर अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बताऊं तो उससे ज्यादा शायद समझ में है. देखो क्या केस है यहाँ पर. हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है 17. अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2, 8, 7, तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन्स. मैं थोड़ा यहाँ पे शो करती हूँ. सो इनके बीच में एक बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड बन सकता है. कैसे बनेगा देखो. हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करेगा. सो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन के पास लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. क्लोरीन हो गया स्टेबल. और अगर हाइड्रोजन के लिए लिया जाए तो हाइड्रोजन जब वो शेयर कर रहा है स्पेस उसके साथ, तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो भी स्टेबल हो गया. सो हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन था उसके पास, उसने लूज कर दिया. एक और केस बनता है, अगर मैं उसको सोडियम के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये रहा सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा देखो. मैं ही बना देती हूँ. 11 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2, 8, 1. वैसे मुझे यहाँ जरूरत नहीं है, बस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर 2, 8, 1. सो सोडियम नाउ has 1 electron in its outermost shell, whereas hydrogen also has 1 electron in its outermost shell. Capacity 2 की है. हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है ना. इफ हाइड्रोजन गेन्स 1 more इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है ना, कैपेसिटी फुल हो रही है. सो सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या बनेगा NaH. एंड लेट मी टेल यू, बोथ द कंपाउंड्स एग्जिस्ट, both exist, and that is one reason why Henry Moseley couldn't classify where to place hydrogen. हाइड्रोजन इसके साथ भी सेम तरीके के, मतलब हाइड्रोजन इनके जैसा भी बिहेव कर रहा है. जब देखो, जब हाइड्रोजन किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेव कर रहा है. सोडियम भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये दोनों तो देखो सेम हो गए, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी और सोडियम भी. वेयरएज एक और केस देखते हैं. अगर क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रो नेगेटिव बिहेव कर रहा है, हाइड्रोजन भी तो गेन कर रहा है ना. तो एक जगह पे हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं
अगर आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो एक जगह पे हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है ये वाले केस में, और एक जगह हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है ये वाले केस में, तो कहाँ प्लेसमेंट की जाए? एंड दिस इज वन रीजन व्हाई हाइड्रोजन प्लेसमेंट इज स्टिल नॉट फिक्स्ड. तो हेनरी मूजली का पीरियोडिक टेबल बहुत ब्यूटीफुल है बट हाइड्रोजन प्लेसमेंट नहीं हो पाई. हेनरी मूजली का मैं आपको पीरियोडिसिटी बता देती हूँ कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है. तो हेनरी मूजली पीरियोडिक टेबल का सिंपल लॉ है that the periodic classification or the periodic properties of the periodic table is based on the increasing order or increasing number of protons, increasing order of atomic numbers. atomic number को ही number of protons से classification मिलती है. और अगर देखा जाए तो किसी भी ये जो पीरियोडिक टेबल है इसका जितना भी पीरियोडिसिटी है, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी रिपीटेडली फॉलो हो रही है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स. सो ये बेसिकली एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है. अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस करनी है हम लोगों को इस पीरियोडिक टेबल की, एंड देन वी विल फिनिश द चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वैलेंसी की. तो लेफ्ट टू राइट वैलेंसी का क्या होता है वो देखना है हम लोगों को. बाय द वे देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं लास्ट टाइम क्लियर कर रही हूँ इस चीज को. क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7. नाउ valence electrons is the number of electrons present in its outermost shell. Let me repeat it again. Valence electrons is the number of electrons present in the outermost shell, whereas valency is the combining capacity, or in other words valency is the number of electrons gained or lost to make a bond, that is called as valency. अब क्लोरीन के केस में जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 7, क्योंकि लास्ट वाला जो आपका शेल है ये है K, ये है L, ये है M, तो उसका लास्ट शेल M हुआ और M शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 7 हुआ. बट वैलेंसी कैसे निकालेंगे आप लोग? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी निकालने का हमारे पास सिंपल रूल था, हम लोग उसको 8 में से माइनस कर देंगे. तो 8 - 7 इक्वल्स टू 1. तो वैलेंसी जो है वो क्लोरीन की है 1. अभी जस्ट हम लोगों ने HCl बनाया जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्लोरीन सिर्फ सामने से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बहुत आराम से स्टेबल हो रहा था HCl के कंपाउंड में. तो एक ही इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी उसने एक ही इलेक्ट्रॉन की दिखाई ना. कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, सो उसकी जो वैलेंसी हुई वो हुई सिर्फ 1. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, लेट्स नॉट कंफ्यूज इट. सो अगर देखा जाए तो वैलेंसी लेफ्ट टू राइट कैसे बढ़ती है या फिर कैसे डिक्रीज होती है, बढ़ती है या कम होती है वो पहले देखना है. ये वाला आपका लेफ्ट पार्ट है और ये आपका राइट पार्ट है पीरियोडिक टेबल का. हार्ट वाला कॉन्सेप्ट मत यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि हार्ट में जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट होता है आप उसको लेफ्ट में बनाते हो और राइट वाला पार्ट जो होता है उसको राइट में. मतलब अगर मैं हार्ट ऐसे बना रही हूँ तो मैं लेफ्ट और राइट जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाती हूँ कि मेरा लेफ्ट पार्ट जो है वो ये वाला लेफ्ट पार्ट होगा और ये वाला राइट पार्ट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाता है. मतलब आप यहाँ पे लेफ्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा और ये राइट वाला पार्ट होगा, तो वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो वैलेंसी के बारे में बात करते हैं. पहला वैलेंसी चेक करते हैं. सो वैलेंसी जो है वो लेफ्ट टू राइट पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है. कैसे? लिथियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन मतलब +1. बेरिलियम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन मतलब +2. और इनमें अगर आप इनमें आपके बुक में वैसे दिया नहीं है बट मैं बता देती हूँ कि इनमें वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है. और इसका ग्राफ या फिर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो ये कुछ ऐसा होता है. ये इनकी वैलेंसी का पार्ट है. मतलब आप इसको अज्यूम कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0. तो इनकी वैलेंसी जो है वो वैलेंसी मतलब पहले बढ़ती है और फिर डिक्रीज होती है. मतलब इनकी वैलेंसी यहाँ पर 5 + 7 तक बढ़ती है, यहाँ पर +7 मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. ये वाला फैमिली क्रोमियम वाला ये 7 तक लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन और फिर उसका फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. नॉट ऑफ योर कंसर्न एक्चुअली, आप लोग का कंसर्न का नहीं है ये चीज, बट क्योंकि हमें डिस्कस करना है तो बताना पड़ेगा. सो वैलेंसी
फर्स्ट इंक्रीजेस, मतलब यहाँ के लिए यहाँ तक इंक्रीज होता है एंड देन वैलेंसी डिक्रीज होना शुरू होता है. अब इनको अगर मैं इग्नोर कर दूं, अगर हम इसको इग्नोर कर दें क्योंकि आपके लिए केमिस्ट्री में है ही नहीं है, तो भी फॉलो होगा, टेंशन मत लो, तो भी फॉलो होगा. ये +1 है, ये +2 है. हमने जस्ट डिस्कस किया कि ये वाला जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. कैसे चेक करते हैं? बोरॉन ही चेक करते हैं. एटॉमिक नंबर 5, 1 2 3 4 5. सो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,3. अब अगर उसके पास लास्ट में 3 है तो वो सामने से 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 लूज करेगा. 1 इलेक्ट्रॉन लूज करो तो भी उतनी एनर्जी लगेगी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करो तो भी उतनी एनर्जी लगने वाली है. सो 3 इलेक्ट्रॉन लूज ही कर दे, बेटर ऑप्शन है. सो इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो मैंने यहाँ पर लिखा है +3. अब कार्बन की वैलेंसी के बारे में अगर मैं आपको कहूं तो कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी, इट इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड, सॉरी एलिमेंट, आई एम सो सॉरी, माय मिस्टेक. इट इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट. और टेट्रावैलेंसी का मतलब कि वो +4 में या फिर +4 नहीं बोल सकते, वो शेयरिंग में एग्जिस्ट करता है. वी हैव डिस्कस्ड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. तो वो ये वाला जो पार्ट है हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे. देन नाइट्रोजन की बात करते हैं. आपको समझ में आएगा कि कैसे वैलेंसी अब डिक्रीज होगी. सो नाइट्रोजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन है 2,5. सिंपल मैथ्स, 2,5, 2 + 5 7 होता है. अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास लास्ट में, और टोटल जो हमें चाहिए वो हमें 8 चाहिए, क्योंकि हमारे पास है एक रूल कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल. और ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में मिल गया ना तो बड़ा बहुत ब्यूटीफुल सी चीज हो जाएगी, हमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी. सो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, 8 चाहिए. 5 लूज करना तो वेस्ट होगा, इससे बेटर हम 3 गेन कर लेते हैं. 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम गेन कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास आया 3 की वैलेंसी. मैं ये प्लस और माइनस नहीं लिखती हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होगा. वैलेंसी मतलब सिर्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी है. सो ये हुआ 3 का. अब ऑक्सीजन देख लेते हैं. सारे लिख लेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6. 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, आराम से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो यहां पर आया 2. अब फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं. सारे एग्जांपल्स के तौर पे दिखाऊंगी मैं, ऐसा नहीं है कि वी विल मिस एनीबॉडी, वी आर नॉट गोइंग टू मिस एनीवन. फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2,7. आई डोंट नो हाउ टू राइट 7. या आई नो. सो अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, गेन करेगा. 1 इलेक्ट्रॉन से क्या मिल जाएगा उसको, 2,8. तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये स्टेबलाइज हो जाएगा. और लास्ट हम बात कर लेते हैं हीलियम की, या फिर एक काम करते हैं नियॉन के बारे में बात करते हैं. अगर हम ये पूरी फैमिली ले रहे हैं, या फिर सॉरी ये पूरा का पूरा पीरियड ले रहे हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पर नियॉन की. तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, 2,8. ना किसी को लूज करेगा ना किसी से गेन करेगा. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दे आर नोबल, दे डोंट वांट टू रिएक्ट विद एनीबॉडी, दे विल नॉट. सो हमारे पास इसकी वैलेंसी जो है वो 0 आती है. मतलब ये कंबाइन ही नहीं होंगे तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ही नहीं होगी, और इसी वजह से वैलेंसी ही 0 आ जाती है. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस, मतलब ये पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है. वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन इट डिक्रीजेस. हमने लिखा है, हमने ये वैलेंसी वाला कंसेप्ट लिख लिया है अभी, तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर थ्योरी आ गई. सेकेंड वी हैव इज साइज. ओके, सेकेंड हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, वी हैव साइज कॉन्सेप्ट हियर. तो साइज देखते हैं लेफ्ट टू राइट कैसे हो रहा है. तो साइज पहले अप टू डाउन देखते हैं और फिर लेफ्ट टू राइट देखेंगे. अप टू डाउन पहले चेक करते हैं. सो ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. यहां पर अगर ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको सारी चीजें एज इट इज फॉलो होती है. अप टू डाउन वाला सेम ट्रेंड फॉलो होता है. चेक करते हैं क्या है. अप टू डाउन, माय थ्योरी इज कि अप टू डाउन जो साइज है वो इंक्रीज होता है. अब कैसे चेक करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं. मैं तो सिर्फ 3, आई जस्ट मेक 3 एलिमेंट्स, लाइक 3 एलिमेंट्स का मैं एटॉमिक साइजेस के बारे में डिस्कस करूंगी एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई द साइज इंक्रीजेस. सो we have lithium, we have sodium and we have potassium. मैं हाइड्रोजन यहाँ से हटा देती हूँ, बीच में आ रही है, वैसे भी बीच में ही है वो. सो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11,
पोटेशियम का 19, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट की है। आपके पास कितने शेल है यहाँ पर? नंबर ऑफ शेल्स 2, नंबर ऑफ शेल्स 3, नंबर ऑफ शेल्स 4। शेल्स अगर बढ़ रहे हैं, जिसका सिंपल मतलब ये है कि इसके 2 शेल है, मतलब ये देखो ऐसा साइज होगा, इसके 3 शेल है मतलब ऐसा कुछ इतना साइज होगा, और इसके 4 शेल है, मे बी आई एम नॉट केपेबल ऑफ ड्राइंग 4 शेल्स। लेट्स ट्राई 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल और 4 शेल। सो अगर आप नोटिस करो तो 2 शेल के लिए कितनी स्पेस लग रही है, 3 शेल के लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस लग रही है, और 3 शेल के लिए ज्यादा स्पेस लग रही है, और 4 शेल के लिए तो और ज्यादा स्पेस लग रही है। तो as the number of shells goes on increasing, as the number of shell goes on increasing from up to down, the size increases because the number of shells are getting added up. आपका नंबर ऑफ शेल्स जो है वो टेक्निकली ऐड हो रहे हैं, और क्योंकि शेल्स ऐड हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अभी इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उसको ज्यादा शेल लगेगा, जगह लगेगी, और जितनी जगह लगेगी उतना वो ज्यादा स्पेस एक्वायर करेगा, जिसकी वजह से साइज जो है वो अप टू डाउन बढ़ता है ना। लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट क्विकली हम लोग चेक करते हैं कि साइज में क्या होगा। साइज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, पढ़ते हैं। ओके, सो लेफ्ट टू राइट, माय थ्योरी सिंपली सेज दैट लेफ्ट टू राइट होना चाहिए कि साइज जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। बात करते हैं ना, बात करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की। लेफ्ट टू राइट जाना है तो इजी एलिमेंट्स लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आई बिलीव यू शुड ट्रस्ट नोबडी। एक बार में सिर्फ पहले तो या तो एग्जाम्पल्स देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स से अगर कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो उसको ट्रस्ट करो। अदर देन दैट यू हैव वेरी वेरी गुड टेक्स्ट बुक्स दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक नोन सो फॉर मी एक्चुअली। सो अगर आप ये लेक्चर देखने के बाद अगर एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे ना तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 11, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। मैग्नीशियम का है 12 एंड एल्यूमिनियम का है 13। कॉन्फिगरेशन एज इट इज लिखेंगे, सॉरी 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3। आई गेस आई एम गुड विथ मैथ्स। सो सोडियम जो है उसका 2,8,1 है, मतलब ये रहा एक शेल, ये रहा दूसरा शेल और ये रहा तीसरा शेल, और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। देखो स्टार्टिंग के 2 शेल जो है ना उसमें सब में सेम ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको बनाने के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उनके ऊपर इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एक्चुअली लास्ट वाला 1 2 3 डिसाइड करने वाला है कि चेंजेस कहाँ आएंगे। सेकेंड वाला बनाती हूँ मैं। सेकेंड वाला रहा एक शेल, 2, 3 और 4। तो लास्ट में इसके जो सॉरी 3 शेल्स हैं, आई एम सो सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। 1 2 3, तो इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और थर्ड में अगर देखा जाए तो 1 2 3, तो 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं इसको मिटा के इलेक्ट्रॉन शो कर देती हूँ प्रॉपर्ली ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सोडियम में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वी आर गोइंग टू स्टडी और अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या है। अब ये देखो यहाँ पर मैं एक सिंपल एटम ड्रॉ करती हूँ। ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट वाला शेल। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हैज अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव, प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कितना होता है उसके ऊपर 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। सो इतना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी सेम है बट नेगेटिव में है। तो अब हमें एक सिंपल सा तो पता ही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, और ऑपोजिट्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इन द सेम मैनर प्रोटॉन्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। इन द सेम मैनर प्रोटॉन्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स है आपके लोगों के न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं हमारे पास।
तो प्रोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज अप्लाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए ना, तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए है तो वो उसको ज्यादा पास खींचेगा नहीं, वो उसको नॉर्मल स्टेट पे रहने देगा। एक सिंपल सा बात है, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे एक ही हाथ में बहुत सारे चॉक्स पकड़ने हैं, ये तो 2 चॉक है मेरे पास, और भी, और आई डू हैव, अगर मुझे सिंपल एक ही चॉक पकड़ना है हाथ में तो मैं उसके ऊपर कोई इतना फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी, नॉर्मल ऐसे पकड़ सकती हूँ। अगर मुझे 2 चॉक पकड़ने हुए तो मैं क्या करूंगी, अब मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी उनके लिए, तो मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी, तो मैं दोनों चॉक ऐसे पकड़ूंगी। अगर मुझे बहुत सारे चॉक पकड़ने हुए तो मेरा जो हाथ है, देखो अब मेरा हाथ मुट्ठी बंद रहेगा इसका। सिंगल चॉक के लिए क्या स्टेट था हाथ का, सिंगल चॉक के लिए सिंपल स्टेट था, मतलब कोई हाथ मुट्ठी मुट्ठी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सिंगल स्टेट में चॉक ऐसे पकड़ा हुआ था। जब डबल स्टेट आएगा, डबल चॉक 2 चॉक आए, तो भी मैंने हाथ ऐसे रखे हुए, बट स्टिल हाथ फोल्ड हो रहा है। एंड जब बहुत सारे चॉक है तो मुझे हाथ फोल्ड करके रखने पड़े, बिकॉज आई कैन नॉट स्टेबलाइज देम और दे और ब्रेक। दैट सेम थिंग इन द सेम मैनर, ये सेम चीज अप्लाई होगी हमारे पास यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, सेम चीज अप्लाई होगी। अब लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन आपका अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नाउ अब अगर आप मैग्नीशियम का केस देखेंगे तो लास्ट में क्या है हमारे पास, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पकड़ के रखने के लिए यू हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इज हाउ, अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा तो फिर एटम थोड़ा सा स्क्वीज हो जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। एल्यूमिनियम का केस सेम थिंग, एल्यूमिनियम के केस में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं आपके आजू बाजू। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो न्यूक्लियस हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यूक्लियस के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू होल्ड ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इन द सेम मैनर एंड इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत पास नहीं आ सकते, बिकॉज दे विल सिंपली रिपेल विद ईच अदर। सो इक्विडिस्टेंट रखने मुझे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, और इक्विडिस्टेंस के लिए न्यूक्लियस को बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, और जो साइज है वो थोड़ा और श्रिंक हो जाता है। सो इन द सेम मैनर हमारे पास लेफ्ट टू राइट, अगर हमने एग्जांपल देख लिए, लेफ्ट टू राइट हमारे पास साइज जो है किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो साइज ऑफ एटम्स होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, द साइज डिक्रीजेस व्हाई, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो साइज decreases. Then we have the last thing to study about, that is called as the metallic and non-metallic properties. And as usual पहले हम लोग up to down पढ़ेंगे and then we'll study in the manner of left to right. Okay, खराब नहीं करना है periodic table. Fine. ये नहीं खराब होना चाहिए. Okay. So मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। पहली बात तो मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मेटालिक प्रॉपर्टीज में आपने जो बहुत पहले पढ़ा हुआ है अपने 8th 9th के लेक्चर्स में, दैट दे शुड बी लस्ट्रस इन नेचर। मेटालिक मतलब दे शुड बी मलायबल, डक्टाइल, देन सोनरस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट यू हैव रेड। फाइन, वो फॉलो हुए नहीं हुए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स देने चाहिए, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो उसने इलेक्ट्रॉन्स लेने चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। मेटालिक प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिस्कस की है ना, देखो हम इनको बहुत मेटल्स, बहुत प्योर और ब्यूटीफुल मेटल्स बोल रहे हैं इन लोगों को, एंड दीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल नॉन मेटल्स। तो ये ब्यूटीफुल मेटल्स क्यों है, बिकॉज दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम जो है उसी का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब 2,8,1। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो बहुत इजीली लूज कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन अगर बहुत इजीली लूज कर देगा तभी तो वो स्टेबल होगा, तभी तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लास्ट में। सो दिस इज हाउ द सोडियम एलिमेंट इज वेरी वेरी मेटालिक इन नेचर। whereas नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं एज लेट्स सी ऑक्सीजन लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। ऑक्सीजन के एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एटॉमिक नंबर है 8, तो 2,6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से बहुत इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा।
और एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो इसका सिंपल प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटालिक. सो technically the property of giving electrons or the property of easily losing electrons, that is called as the metallic properties, whereas the properties of easily gaining electrons, that is called as the non metallic properties. तो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट, अब अच्छा सपोज अप टू डाउन अगर हम मूव कर रहे हैं, तो अप टू डाउन अगर हम मूव कर रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है. जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं, तो ये है हमारे पास 2,1, ये है हमारे पास 2,8,1 और ये है हमारे पास 2,8,8,1. अब नोट, अब अगर मैं इसको न्यूक्लियस अज्यूम कर लूं, सपोज मैं इनको ही न्यूक्लियस अज्यूम कर लेती हूँ, तो न्यूक्लियस से ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखो कितना ज्यादा पास है, और अगर न्यूक्लियस से बहुत पास है तो वो लूज करेगा क्या जल्दी? नहीं करेगा, गारंटी देती हूँ नहीं करेगा. उसके बाद अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम से देखो थोड़ा सा दूर हो गया, तो कंपैरेटिवली टू लिथियम एटलीस्ट सोडियम जल्दी लूज कर देगा. आई एम सेइंग कंपैरेटिवली, आई एम यूजिंग अ वर्ड कंपैरेटिवली. देन पोटेशियम से अगर आप नोटिस करो तो ये देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा दूर हो गया भाई, और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर हो गया है. दिस इज द मेजर रीजन व्हाई पोटेशियम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट एज कंपेयर टू सोडियम, एंड सोडियम लूजेस फास्टर एज कंपेयर टू लिथियम. और ऐसा क्यों होता है? सिंपल रीजन है, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर है वो, और न्यूक्लियस से अगर वो दूर है तो उनका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है. उनका देखो ना, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कम है, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है. मतलब न्यूक्लियस जो है, उनका जो प्रोटॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच नहीं पा रहे हैं, और अगर बहुत ज्यादा खींच नहीं पा रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा अपनी मनमानी कर सकता है, और ये थोड़े से मनमानी के चक्कर में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज हो सकता है, कैन बी इजीली लॉस्ट. And that is the reason why up to down the losing property, the electron losing property increases. और हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो वो कौन सा बिहेवियर शो करता है? वो शो करता है मेटालिक बिहेवियर. सो दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक. सो अप टू डाउन मेटालिक कैरेक्टर को मैं एम से डिनोट करती हूँ. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. आई होप एवरीबडी इज राइटिंग डाउन. सो अप टू डाउन जो है, अप टू डाउन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती रहती है. वेरास लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं. लेफ्ट टू राइट के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. सो लेफ्ट टू राइट तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि ये वाले मेटल्स है बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. बट अगर हम लोग नाइट्रोजन से आगे की बात करेंगे, नाइट्रोजन से आगे की बात, फ्लोरीन तक की बात करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसका सिंपल मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट जो है हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, वेयरएज नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों हो रहा है? ये लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, और फिर ये गेन करने लग जाए. तो पहले तो अगर बात की जाए, अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको मैं -3 लिखती हूँ, इसको माइनस और इसको -1 लिख देती हूँ. यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाएगा ये बात. तो यहाँ पर ये देखो, मैं लूज के लिए एल लिखती हूँ. लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, नथिंग, एन लिख देते हैं. ये गेन करेगा, गेन गेन एंड गेन. तो अगर वो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो वो कौन से, वो नॉन मेटल्स. तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ये लूज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, फिर ये गेन करने लग जा रहे हैं. मतलब ये लूज तो नहीं करेंगे, लूज तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, लूज तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, लेकिन लूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो गेन करने लग जा रहे हैं. तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, वेयर एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब यहां से यहां तक जब हम बढ़ रहे हैं तो नॉन मेटालिक मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग की टेंडेंसी बढ़ रही है. ये लूज कर रहा है मतलब गेन नहीं कर रहा, लूज कर रहा है मतलब गेन नहीं कर रहा, लूज कर रहा है मतलब गेन नहीं कर रहा. कार्बन कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये गेन करने लग गए. तो इनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये सिर्फ 17th ग्रुप तक ही ध्यान रखना है, क्योंकि 17th ग्रुप के बाद के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दे डोंट केयर. ना वो लूज करेंगे ना वो गेन करेंगे, दे डोंट केयर एक्चुअली. सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि चैप्टर हम लोग फिनिशिंग पे है. हाँ, साइज के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत रह गया है मुझसे, मैं बताती हूँ वो चीज.
हम लोगों ने जो साइज के रिगार्डिंग बात की थी, दैट लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस एंड अप टू डाउन साइज इंक्रीजेस. इट इज वेरी वेरी ट्रू, बट नॉट एप्लीकेबल टू द 18th ग्रुप. 18th ग्रुप को ये चीज जो है ये एप्लीकेबल ही नहीं होती है. रीजन बताती हूँ. इन दोनों के बीच में साइज डिफरेंस है. क्लोरीन और आर्गन के बीच में साइज डिफरेंस है. और ऐसा साइज डिफरेंस क्यों है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगा. ये रहा क्लोरीन 17, ये रहा आर्गन 18. देखो, इसका है 2,8,7, इसका है 2,8,8. क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. सो न्यूक्लियस क्या करेगा? वो 7 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से अप्लाई करेगा और उसको अपनी तरफ क्लोजनेस में लेके आएगा. तो क्लोरीन का साइज जो है वो छोटा है, मतलब हम कह सकते हैं स्मॉल इन साइज. बट आर्गन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आर्गन को तो जरूरत ही नहीं है ना इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने की. क्यों जरूरत क्यों नहीं है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्टेबल. ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है वो. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो ऑक्टेट फॉलो हो रहा है. एल शेल KLMN है ना, मैं लिख देती हूँ, क्या पता भूल जाऊं. सो के शेल की कैपेसिटी 2 होती है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी पूरी हो रही है. एल की कैपेसिटी 8 है, वो गेन कर रहा है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है. एम की कैपेसिटी 18 है बट 8 से वो स्टेबल होता है तो यहाँ पर 8 आ रहा है, स्टेबल तो हो ही रहा है ना. सो टेक्निकली जो हमारे पास नोबल गैस एलिमेंट्स है ना, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है. सो द न्यूक्लियस डू नॉट हैव टू फंक्शन दैट मच. अब अगर अनस्टेबल होते तब तो फंक्शन करने की जरूरत है ना. न्यूक्लियस कह रहा है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग तो स्टेबल हो तो तुम लोग आराम से घूम लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. So, due to the high stability of these noble gas elements, their size, there is a sudden increase in size when going from 17th group to 18th group. तो 18th group जो होता है ना, वो 17th group के comparatively उसका size जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है. और थोड़ा सा ज्यादा size होने का रीजन होता है उनकी extra stability. उनका extra stability जो है वो रीजन है क्यों हमारे पास जो noble gas elements है उनका size थोड़ा सा ज्यादा होता है. Because the electrons are not very very effectively pulled by the nucleus, and that is why, because the size is a bit larger as compared to the halogens. So I guess we are done with the modern periodic table, and that is how we are done with this whole modern periodic table or periodic classification of elements. Thank you.